नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। उच्चावच व जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। ठीक है, अब वो 4 भौतिक प्रदेश कौन से हैं? पर्वत मेरू पर्वत को यहाँ पे इन्होंने मेरू कहा है। फिर पठार, माल, क्योंकि यहाँ पे देखो एक स्टे आ गया। जब इसको डाउनवर्ड जा रहे हैं तो इसका नाम दिया इन्होंने रिलीफ। फिर आता है मैदान, फिर आता है मरुस्थल या मरु। तो ध्यान देने वाली बात कि मेरू और मरु में यही फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पे शुष्क जलवायु रहती है। भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी क्या है कि ये टोटल कितने होते हैं? 4। मरुस्थल, अरावली, मैदानी और हड़ौती। अब इसको आगे ध्यान रखना, पहले मरुस्थल का देखते हैं अपने। मरुस्थल में क्या है? क्षेत्रफल 61.11 यानी कि 2/3 तो है हमारा राजस्थान मरुस्थलीय भाग। अरावली में 9% है, मैदानी 23% और हड़ौती है 6.89। जनसंख्या के आधार पर देखें तो मरुस्थलीय भाग में 40% है, अरावली में 10, मैदानी में 39 और हड़ौती में 11%। जिले अगर हम देखें, कौन से जिले? मरुस्थल के जिले यानी कि जो मरुस्थलीय भाग में वो 12 हैं, अरावली में 13, मुख्यतः वैसे 7 है, मैदानी में ये 10 है और हड़ौती में 7। अब मरुस्थल में क्या है? मिट्टी। ठीक है, तो बलुआ पत्थर से निर्मित बलुई मिट्टी यहाँ पे होती है या फिर रेतीली मिट्टी होती है। सेकंड इसी में अरावली में देखते हैं, अरावली प्रदेश में पर्वतीय या वनीय मिट्टी होती है, जबकि आगे मैदानी जो भाग है उसमें कौन सी मिट्टी होती है? जालोड़ या फिर कछारी या फिर दोमट मिट्टी। ठीक है, लास्ट हड़ौती में कौन सी रहेगी? काली रेगुड़ या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये हल्के काले रंग की होती है। ठीक है, नेक्स्ट वापस मरुस्थल की जलवायु नाम से ही पता है शुष्क होगी, अर्धशुष्क जलवायु होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अरावली की तो इसमें उपाद्र होती है और मैदानी में आर्द्र और लास्ट में बचा हमारे पास हड़ौती, तो इसमें अति आर्द्र। ठीक है, नेक्स्ट रहते हैं हम पहले अब उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, अब इसमें क्या है? निर्माण काल इसका कब हुआ? टर्शरी काल में हुआ। ठीक है, और क्वार्टरनी काल में प्लीस्टोसीन हुआ। ठीक है, अब क्वार्टरली में यहाँ पे इन्होंने प्लीस्टोसीन और हेलोसीन 2 लिखे हुए हैं। आपने सिर्फ सुनना है 3-4 बार, अपने आप अगर वहाँ क्वेश्चन आया आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा। अब विस्तार कितना हुआ? तो लंबाई में देखें तो 640 किलोमीटर, चौड़ाई में देखें तो 300 और औसत ऊंचाई इनकी कितनी होती है? 200 to 300 मीटर ही होती है, एवरेज 250 मान लो। कुल मरुस्थलीय ब्लॉक कितने हैं? 85। अब मरुस्थल की ढाल की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सी है? एग्जाम्पल लूनी, तो इसमें इस तरह का ढाल आता है, तो ढाल पे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं मरुस्थल का अध्ययन। मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 2 भाग में बांटा है, एक शुष्क होगा या अर्धशुष्क होगा। शुष्क वो जो 0 से 25 सेंटीमीटर, यहाँ वर्षा की बात की है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? अर्धशुष्क में बांगड़ प्रदेश भी बोलते हैं इसको, 25 to 50 सेंटीमीटर। नोट करने वाली बात कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को शुष्क और अर्धशुष्क 2 भागों में बांटती है, तो उस रेखा का नाम समवर्षा रेखा। अब पहला पढ़ते हैं हम शुष्क मरुस्थल। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, और शुष्क मरुस्थल को वापस 2 बालू का स्तूप मुक्त हो और एक युक्त हो, तो मुक्त है 41.5 और युक्त है 58.5। कारण क्या है? क्योंकि इसमें पथरीला मरुस्थल होता है, पत्थर ज़्यादा होते हैं जिसे हमादा कहते हैं। और यहाँ पे रीज़न क्या है? इसमें पवन फिर वो मिट्टी को उड़ाती है, निक्षेपण होता है जिससे बालका की स्तूप बनती है। बालका यहाँ पे मिट्टी का नाम है। ठीक है, अब विस्तार कहाँ पे हुआ है? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में। अब बालुका के बारे में एक नोट करने वाली बात यह है कि जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है, मतलब उड़ाई जाती है, बनती है, तो बनने वाली स्थलाकृति को बालुका स्तूप कहते हैं। ठीक है, जो सर्वाधिक कहाँ होती है? जैसलमेर में होती है। बालुका स्तूप के प्रकार देखो, अगर पवन चला रही है तो ये अर्धचंद्राकार बन जाते हैं। इनका नाम क्या होता है? बरखान। और सर्वाधिक कहाँ होते हैं? शिखावटी चूरू में। फिर नेक्स्ट अगर इस शेप में आपको मिलती है तो ये भी पवन के डबल प्रवाह की वजह से होती है और इसमें समकोणिक चेंज आता है। और अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ का वैसे मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल, और ये होता है बाड़मेर और जोधपुर में। फिर अब पवन का जब प्रवाह है कि हायर एंड लोअर, वहाँ पे क्या था? हायर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन था।
यहाँ पे मिक्स है तो ये समानांतर चलने वाली है, ठीक है। अनुदैर्ध्य ये रेखाएं ऐसी होती हैं, और वर्टिकल हो जाए तो अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुदैर्ध्य हो जाए तो हॉरिजॉन्टल है। ये कहाँ होता है? जैसलमेर में। उसके बाद ऐसे हमाद की तरह से जो तारानुमा संरचना बनती है वो कहाँ है? जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर के पास। हमादा के चारों ओर स्थित बालिका स्तूप को तारानुमा बालिका स्तूप कहते हैं। ये आपने यहाँ पे देखा। अब देखो पवन जो है उसने बरखान बनाया था, लेकिन अगर ये डबल बन जाए तो इसको क्या बोलते हैं? पैराबोलिक। बरखान के विपरीत या हेयर पिन जैसी, आपने हेयर पिन देखी होंगी, उसकी आकृति बालुका स्तूप को पैराबोलिक कहते हैं। ये बालुका स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान। अब सीफ नाम आया, सीफ देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने बरखान बनाया तो सीफ इससे थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। ये जहाँ जिस साइड डायरेक्शन ऑफ विंड होगी उसकी डायरेक्शन में ये इस तरह से बनता है। बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा परिवर्तित होती है तो बरखान एक भुजा है एक दिशा में आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है। जैसे कि आपने अभी देखा इसमें एक भुजा जो है वो आगे की ओर बढ़ रही है उसकी, ठीक है। इसी को क्या बोला? सीफ। फिर है स्क्रब काफीस, कॉपीज बोलते हैं वैसे अपने। मरुस्थल में झाड़ियों के पास पाए जाने वाले छोटे छोटे बालुका स्तूपों को क्या कहते हैं? स्क्रब कापीस कहते हैं। सर्वाधिक जैसलमेर में ये पाए जाते हैं। नोट करने वाली बात जो आरएएस प्री क्वेश्चन में भी आया कि जो बरखान है वो कैसे होते हैं? अनुप्रस्थ, ठीक है। तो पवन चलेगी तो भी इनकी शेप ऐसे रहेगी। सीफ क्या होते हैं? ये थोड़े से अनुदैर्ध्य फॉर्म में, ये देखो ये लंबे है ना यहाँ से तो रेखीय बन गए। पवन चाहे जितने भी हो। सर्वाधिक बालुका स्तूप कहाँ पे है? जैसलमेर में, और सभी प्रकार के जोधपुर में। ये क्वेश्चन याद करने वाला। अब नेक्स्ट है अर्ध शुष्क मरुस्थल या फिर बांगड़ प्रदेश। 25 से 50 सेंटीमीटर हमने पढ़ा था। या शुष्क अरावली के मध्य का ये भौतिक प्रदेश होता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है, ठीक है। शुष्क मरुस्थल या अरावली के मध्य जो भी प्रदेश वो अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश है। जैसे अब आप देखेंगे इस पिक्चर को मैं 2 पार्ट्स में आपको शो करती हूँ। यहाँ पे आपको ये फर्स्ट पार्ट दिख रहा है। ये फर्स्ट पार्ट किसको दिखा रहा है? पाली, जोधपुर या जिसे गोदावरी बेसिन भी कहते हैं। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, ठीक है। अब जालोर में कौन सा? नेरन, और बाड़मेर में लवणीय पादप पाए जाते हैं। यहाँ पे दलदली भूमि होती है। अब इसी में अगर अपने आगे देखें तो ये जो आपको 4 नंबर दिख रहा है, वैसे तो पहले मुझे आपको 2 नंबर ही बताना चाहिए। 2 देखते हैं चलो। 2 में क्या है? सर्वाधिक खारे पानी की झील है जो कि नागौर में है। यहीं पे कुबड़ या बांका हम्प बोलते हैं जैसे, ये नागौर और अजमेर में है, और फ्लोराइड की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद 3rd में आता है जोहड़, ठीक है। पानी के कच्चे कुआं को बोलते हैं। फिर वर्ड आया सर, मानसून के दौरान बनने वाले तालाब को कहते हैं। बीड़ क्या होते हैं? चारागाह भूमि जो कहाँ पे है? झुंझुनू। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है 4th वाला, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? अर्ध शुष्क मरुस्थल में ये यहाँ पे इसका जो विस्तार है वो इतना है, ठीक है। 4th वाले में इसमें चिकनी और उपजाऊ मिट्टी बनती है, ठीक है, जिसे बग्गिया काठी कहते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं नीचे। यहाँ पे लिखा है कि इस अध्ययन की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से 4 भाग? ये जो आपने ऊपर पढ़ा है अब इसे अच्छे से समझेंगे। लूनी बेसिन, नागौरी, उच्च भूमि, शेखावटी अंतर्प्रवाह और घग्गर बेसिन। अब शुष्क और अर्धशुष्क के मध्य कोई 5 अंतर अगर आपको लिखने हैं, है ना। वैसे आरएस वगैरह की में लिखवाते होंगे पर हमें थोड़े अंतर पता होने चाहिए। मरुस्थल से संबंधित यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया है। पलाया, खड़ीन या ढाट झील। खड़ीन पलाया झील जो है जहाँ पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? खड़ीन कृषि। और यहाँ पे फसल कौन सी होती है? रबी की फसल होती है, ठीक है। अब खड़ीन या पलाया है क्या? अस्थायी पानी की झील बन जाती है मरुस्थल में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ बनती है ऐसी झीलें? जैसलमेर के उत्तरी भाग में बनती हैं। रबी की फसलें भी कौन कौन सी होती है? गेहूँ, चना और सरसों। नेक्स्ट है रन या टाट। मरुस्थल में लवणीय, दलदली और अनुपजाऊ भूमि को रन या टाट कहते हैं। रन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। प्रमुख रन कौन कौन से हैं? ताल छापर, कहाँ पे है ये? चूरू में। परिहारी, ये भी चूरू में। फलौदी, ये जोधपुर में। और उसका विभाप, ये जोधपुर में। धोब, बाड़मेर में। भाखरी, जैसलमेर में। और पोखरण भी कहाँ है? जैसलमेर में। परमाणु परीक्षण कब हुआ था पोखरण में? 1974 18 मई को, और 11-13 मई को 1998 में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं जलपट्टी।
गोडावन पक्षी की शरणस्थली कहते हैं इसको। ग्रेट इंडियन बर्ड जो आपको पता होगा, सेवन या लिलोन घास के ऊपर यहाँ आते हैं। अब पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में ये जल पट्टी है, 60 किलोमीटर की बनी हुई है और ये जैसलमेर में है। और ऊपर जो ये नलकूप आप दिख रहे हैं, इसे थार का घड़ा कहते हैं, जिसे चांदन नलकूप के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर में स्थित जलपट्टी सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष है। इसे लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आकलवुड फॉसिल पार्क। स्थान क्या है इसका? जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये कहाँ है? जैसलमेर और बाड़मेर के बीच में। निर्माण काल समय क्या था इसका? जुरासिक काल, 18 करोड़ वर्ष पहले। नोट करने वाली बात, विश्व में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म आकलवुड फॉसिल पार्क। गांव, आकल का मतलब होता है गांव और वुड का मतलब लकड़ी, फॉसिल मतलब जीवाश्म, जो चीज़ें मर जाती हैं, दब जाती हैं, तो उनका ये इन्होंने बनाया था प्राचीन। नेक्स्ट है बाप बोल्ट क्ले या टिलियॉट बोलते हैं। बोल्ट क्ले का मतलब हिमानी ग्लेशियर के द्वारा जमा किए गए अवसाद को बोल्ट क्ले बना। स्थान कहाँ है? जोधपुर के बाप में। समय क्या है? पर में कार्बोनिफेरस, यानी कि 25 से 28 करोड़ वर्ष पहले। कार्बोनिफेरस का वैसे कितना टाइम होता है? 30 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है नकलिस्तान या मरुद्यान कहते हैं। ओसिस, मरुस्थान में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जैसे नकलिस्तान कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसके साइड में हरियाली आ गई। धोरी, लहरदार बालू का स्तूप जो है वो धोरे कहलाते हैं। इस पे धोरारी धरती भी आपको फेमस गाना सुना होगा। धारियन, धारियन देखो यहाँ पे ये धाराएं फैली हुई हैं। लहरदार बालू का स्तूप जो है वो धोरे पड़ा उन्होंने। और स्थानांतरित गतिशील बालू का स्तूप को क्या कह देते हैं? धारियन, जो चलते रहते हैं। नोट करने वाली बात कि जो धोरे और धारियन है सर्वाधिक किसमें पाए जाते हैं? जैसलमेर में। उसके बाद है पीवना। क्या सांप अब ये है क्या? सांप की प्रजाति है और रंग क्या होता है? पीला, तो ये इसका नाम है पीवना। कहाँ पाया जाता है? ये जैसलमेर में। उसके बाद है टर्शरी काल के अवशेष। कौन कौन से? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कहाँ पे पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च। ये है क्या? ये इसका मतलब होता है आगे बढ़ना या विस्तार। दिशा क्या आती है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि आप ऐसे देख रहे हैं। उसके बाद इसका विस्तार कहाँ हुआ है? हरियाणा में। और सर्वाधिक विस्तार तो हरियाणा में, और सर्वाधिक योगदान जो है वो बरखान का है, क्योंकि इनकी गति है स्थानांतरण सर्वाधिक होते हैं। आप देख सकते हैं हरियाणा में अरावली से। नोट करने वाली बात कि इसका जो टेक्सचर है वो कैसा है? रेतीला है, और रेंग जो है दोनों रेतीला और पथरीला होता है। हमादा जो है वो पथरीला होता है। ठीक है, इसके डिफरेंट टाइप्स आ गए।